कौन ते मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। नमस्कार। आज हम एक ऐसी भारतीय फिल्म की थोड़ी गहराई में उतरने वाले हैं जिसने रिलीज से पहले ही आप कह सकते हैं काफी सुर्खियां बटोरी और विवाद भी खड़े किए। द ताज स्टोरी। इसमें कहानी, कलाकार कैसे बनी और हाँ, सबसे ज्यादा जो हंगामे हुए उसका जिक्र है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, समझें कि भाई ये फिल्म आखिर है किस बारे में और इसे लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है, इसके पीछे के मुद्दे क्या हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये एक कोर्टरूम ड्रामा बताई जा रही है और ये दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक ताजमहल, उसके बनने की जो कहानी हम सब जानते हैं उसको चैलेंज करती है। बिल्कुल। ये फिल्म सीधे उन कह सकते हैं विवादास्पद सवालों में घुसती है जो ताजमहल की उत्पत्ति को लेकर मतलब काफी वक्त से उठाए जाते रहे हैं। खासकर पीएन ओक जैसे लेखकों ने जो दावे किए थे उनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती लगती है। उनका मानना था कि ये असल में एक हिंदू मंदिर था, तेजो महालय नाम का। हाँ, ये तेजो महालय वाला सिद्धांत ये अपने आप में ही काफी विवादित रहा है। तो थोड़ा इस फिल्म के बारे में और जानते हैं। द ताज स्टोरी हिंदी भाषा की कोर्टरूम ड्रामा। रिलीज डेट बताई गई 31 अक्टूबर 2025। लिखा और डायरेक्ट किया है तुषार अमरीश कोयल ने। प्रोड्यूसर हैं सीए सुरेश झा और बैनर है स्वर्णिम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, और कलाकारों की बात करें तो परेश रावल मुख्य भूमिका में है विष्णु दास नाम के किरदार में। उनके साथ जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमित दास, स्नेहा वाघ, ये सब कलाकार भी हैं। और फिल्म की लंबाई करीब 165 मिनट, मतलब 2.5 घंटे से भी ज्यादा। काफी लंबी फिल्म है। ताजमहल के निर्माण से जुड़े जो स्थापित ऐतिहासिक तथ्य हैं उन पर सवाल उठाना है। तो ये सीधे सीधे तेजो महालय वाले सिद्धांत से ही प्रेरित लगती है, जो कहता है कि ये शाहजहां का बनवाया मकबरा नहीं बल्कि उससे भी पहले का एक शिव मंदिर था, जिसे बाद में बदल दिया गया, ऐसा कुछ। हाँ, यही दावा है। फिल्म का टीजर भी उसमें कुछ भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे बौद्धिक आतंकवाद। उससे भी लगता है कि फिल्म शायद इतिहास की व्याख्या को एक तरह की लड़ाई की तरह देख रही है। और यहीं से मतलब चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। दिलचस्प भी, फिल्म की घोषणा हुई थी नवंबर 2023 में और कहते हैं कि पहला पोस्टर जो आया उसी ने सोशल मीडिया पर एक तरह का तूफान ला दिया था। जो जानकारी उसके हिसाब से पोस्टर में ताजमहल के ऊपर भगवा झंडा दिखाया गया था। हाँ, और पानी में जो उसकी परछाई थी वो शिवलिंग जैसी दिख रही थी। बिल्कुल। अब इस तरह की जो इमेजरी है वो सीधे सीधे उस वैकल्पिक इतिहास के दावे की तरफ इशारा करती है ना? हाँ, जाहिर है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था जिसने फौरन लोगों का ध्यान खींचा और बहस शुरू हो गई। और ये रुका नहीं। सितंबर 2025 में परेश रावल ने खुद एक मोशन पोस्टर शेयर किया। उसमें बताया जाता है कि ताजमहल के गुंबद से शिव की मूर्ति निकलती हुई दिख रही थी। हाँ, उसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर हंगामा ही मच गया। बहुत लोगों ने कहा कि ये विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहा है और ये जो षड्यंत्र वाले सिद्धांत है उनको फैला रहा है। बिल्कुल, प्रतिक्रिया काफी तेज थी। लोगों ने कहा कि ये इतिहास से छेड़छाड़ है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। और इस हंगामे का नतीजा ये हुआ कि परेश रावल ने, जहां तक पता है, वो पोस्ट हटा दी। फिर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया। अच्छा, क्या कहा गया उसमें? उसमें जोर देकर कहा गया कि फिल्म किसी भी धार्मिक मामले से संबंधित नहीं है, न ही ये दावा करती है कि ताजमहल के भीतर शिव मंदिर है। आगे कहा ये पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है। अब ये बयान अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, क्योंकि एक तरफ फिल्म का प्रमोशन पोस्टर वो सब तो उसी तेजो महालय वाले दावे पे टिके लग रहे हैं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ मेकर्स कह रहे हैं कि हम तो जी ऐतिहासिक तथ्यों पे हैं। सही कहा। और यहीं पर ये ऐतिहासिक तथ्यों वाला सवाल सबसे बड़ा बन जाता है। यहीं हमें पीएन ओक के सिद्धांत और उस पर जो अकादमिक राय है उससे समझना पड़ेगा। ओक का दावा सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं था, वो कई मुगल इमारतों को हिंदू ढांचे बताते थे। अच्छा। दुनिया भर के जो मुख्य धारा के इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेद हैं, उन्होंने इन दावों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसे ज्यादातर छद्म इतिहास यानी सूडो हिस्ट्री माना जाता है। मतलब ऐसा इतिहास जिसके पीछे कोई ठोस भरोसेमंद सबूत ना हो और जो शायद किसी खास एजेंडे से प्रेरित हो। क्या इस मामले में कोई कानूनी मतलब कोर्ट केस वगैरह भी हुआ कभी? हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। पीएन ओक ने खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।
मांग की थी कि ताजमहल को ऑफिशियली हिंदू मंदिर घोषित किया जाए। और कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी भी की थी। कुछ ऐसा कहा था कि ये उनके दिमाग की उपज है, बी इन हिज बॉनेट। मतलब कि ये बस एक जिद या जुनून जैसा है, कोई आधार नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उनका क्या स्टैंड है? आखिर वही तो इन स्मारकों की देखभाल करते हैं। एएसआई का रुख तो बिल्कुल साफ रहा है हमेशा से। वो आधिकारिक तौर पर ताजमहल को एक मुगलकालीन मकबरा ही मानते हैं। शाहजहां ने बनवाया मुमताज महल की याद में। एएसआई ने अदालतों में भी कई बार यही बात दोहराई है। और वो जमीन वाली बात कि मंदिर तोड़कर या कब्जा करके जमीन ली गई, उसको भी एएसआई ने खारिज किया है। उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक शाहजहां ने वो जमीन उस वक्त के आमेर के राजा जयसिंह से खरीदी थी, बाकायदा मुआवजा देकर। तो एक तरफ तो फिल्म है और उसके समर्थक जो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी पुरातत्व संस्था है जो स्थापित इतिहास पर कायम है। तो क्या इसी टकराव की वजह से फिल्म पर प्रोपेगेंडा होने के आरोप लगे? हाँ, ये आरोप काफी जोर शोर से लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि ये फिल्म एक खास किस्म के हिंदुत्ववादी नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। उनका तर्क ये है कि ताजमहल जो भारत की मिलीजुली संस्कृति का एक प्रतीक भी माना जाता है, उसके इतिहास पर सवाल उठाकर ये फिल्म समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती है या बढ़ा सकती है। हाँ, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल, ये वर्तमान की राजनीति और पहचान से जुड़ जाती है। सोशल मीडिया पर इसकी तुलना द कश्मीर फाइल्स जैसी दूसरी फिल्मों से भी हुई, जो खुद भी काफी विवादों में रही हैं। और फिर वो ट्रेलर में एंटी नेशनल वाला प्ले कार्ड, उसने तो जैसे और हवा दे दी इन आरोपों को। हाँ, वो एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल जो अक्सर सरकार या मेजॉरिटी व्यू के आलोचकों, खासकर महिलाओं के लिए एक तरह से अपमानजनक तरीके से यूज होता है, उसको ट्रेलर में दिखाने से ये धारणा और मजबूत हुई कि फिल्म शायद एक खास पॉलिटिकल लाइन ले रही है और विभाजनकारी भावनाओं को भुनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उन आरोपों और बहसों का जिक्र कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये साफ करना जरूरी है। हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बात सही है कि भारत जैसे देश में जहाँ इतिहास और धर्म इतने गहरे जुड़े हैं, ताजमहल जैसे स्मारक पर सवाल उठाना इतना सेंसिटिव क्यों हो जाता है? हाँ, ये मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास को अपने अपने नजरिए से देखने की, लिखने की कोशिशें चलती रहती हैं, जिसे हिस्टोरिकल रिविजनिज्म कहते हैं। कई बार ये कोशिशें एकेडमिक होती हैं, नए सबूतों पर, लेकिन कई बार ये राजनीतिक या सांप्रदायिक एजेंडे से चलती हैं। ताजमहल का मामला ज्यादातर इसी दूसरी कैटेगरी में देखा जा रहा है। हाँ, याद है 2022 में आगरा की कोर्ट में वो याचिका भी डली थी कि ताजमहल के बंद कमरे खोले जाएं। हाँ बिल्कुल, इस शक पर कि शायद अंदर हिंदू मूर्तियां या मंदिर के कोई निशान हो। एएसआई ने तब भी इन दावों को खारिज ही किया था। चलिए अब जरा फिल्म बनी कैसे, उस पे आते हैं। इन सब विवादों के बीच शूटिंग वगैरह कैसे हुई? जानकारी के मुताबिक शूटिंग शुरू हुई 20 जुलाई 2024 को और काफी तेजी से हुई लगती है। बताया गया है कि 45 दिन में ही पूरी शूटिंग खत्म कर ली गई। 45 दिन? काफी तेज है। कहाँ हुई शूटिंग? मेनली नॉर्थ इंडिया में, देहरादून और आगरा। जाहिर है आगरा में ताजमहल के आसपास के इलाके जैसे मेहताब बाग वगैरह, वहां शूटिंग हुई। एक छोटी सी दिलचस्प बात यह भी पता चली कि शूटिंग के दौरान टीम को कुछ फूलों की जरूरत थी किसी सीन के लिए। अच्छा। लेकिन एएसआई ने उन्हें ताजमहल परिसर के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी। ये दिखाता है कि एएसआई नियमों को लेकर कितना सख्त है। और परेश रावल के किरदार के बारे में कुछ और? शूटिंग के दौरान वो क्या कर रहे थे? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स थीं कि परेश रावल ताजमहल में शूटिंग के दौरान एक गाइड की भूमिका निभाते हुए भी दिखे। तो शायद उनका किरदार विष्णुदास कहानी में कोई अहम सूत्रधार हो सकता है। पूरी शूटिंग नवंबर 2024 तक खत्म हो गई थी। फिल्म बन गई, लेकिन दर्शकों तक पहुंचने से पहले एक और पड़ाव आता है सेंसर बोर्ड का। और सुनने में आया कि इस फिल्म के लिए प्रक्रिया काफी मुश्किल रही। बिल्कुल। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं, उसने इस फिल्म की बहुत बारीकी से जांच की, जो कि उम्मीद भी थी विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए। सूत्रों के मुताबिक CBFC ने डायरेक्टर तुषार अमरीश गोयल और प्रोड्यूसर CA सुरेश झा से कहा कि आप फिल्म में जो दावे कर रहे हैं ताजमहल की उत्पत्ति के बारे में, उसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करें।
सबूत दें। ऐतिहासिक दस्तावेज, ये तो काफी असामान्य मांग है एक फीचर फिल्म के लिए। हाँ, ये नॉर्मल प्रोसेस से बहुत ज्यादा था। आमतौर पर सीबीएफसी कहानी, हिंसा, एडल्ट कंटेंट वगैरह पर फोकस करता है। किसी फिल्म से उसके ऐतिहासिक दावों का सबूत मांगना, वो भी इतने विस्तार से, ये दिखाता है कि बोर्ड इस फिल्म के संभावित असर को लेकर कितना कंसर्न था, खासकर सांप्रदायिक सौहार्द के नजरिए से। और ये प्रक्रिया काफी लंबी चली। हाँ, कई महीने लगे इसमें। इसे एक असामान्य रूप से गहन जांच कहा गया। और आखिर में क्या हुआ? पास हुई फिल्म? आखिरकार फिल्म को मंजूरी मिल गई। 6 अगस्त 2025 को इसे UA 13+ सर्टिफिकेट मिला। मतलब 13 साल से कम उम्र के बच्चे पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो लंबी और मुश्किल सेंस प्रक्रिया थी, ये अपने आप में कहानी का एक अहम हिस्सा बन गई। रिलीज से पहले कुछ खास लोगों को भी दिखाई गई थी फिल्म। हाँ, कुछ चुनिंदा स्क्रीनिंग्स हुई। बताया गया कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को दिखाई गई। और अप्रैल 2025 में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में? अच्छा, ये शायद इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान खींचने की कोशिश होगी। हो सकता है, समर्थन जुटाने की कोशिश। और फिर आया टीजर 14 अगस्त 2025 को। उसने फिर से आग लगाई होगी। यकीनन, टीजर से ही फिल्म की टोन का अंदाजा लगता है। वो बौद्धिक आतंकवाद जैसे शब्द और शायद कुछ विजुअल्स ने फिर से बहस को तेज कर दिया। और इन सब के बाद फिल्म फाइनली 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? द ताज स्टोरी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं लगती, ये केस स्टडी जैसी है कि कैसे इतिहास, खासकर जब वो किसी बड़े राष्ट्रीय स्मारक से जुड़ा हो, वो आज की बहसों, पहचान की राजनीति, कला की आज़ादी, इन सब के बीच एक अखाड़ा बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। हमने देखा कि कैसे एक स्थापित सदियों पुराना नैरेटिव है, उसे सीधे चैलेंज किया गया। और इस चैलेंज ने कई परतें खोल दी। ऐतिहासिक दावों की सच्चाई का सवाल, क्या आर्ट की आड़ में प्रोपेगेंडा हो सकता है? सेंसरशिप का रोल क्या हो, उसकी सीमाएं क्या हों, और समाज पर ऐसी फिल्मों का क्या असर हो सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है, कौन तय करता है सच क्या है, और हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसे बनाने में इन स्मारकों और इनकी कहानियों का क्या रोल है। और फिल्मों जैसे पावरफुल मीडियम का इस्तेमाल जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दों के लिए होता है तो दांव पर क्या लगा होता है। और एक और बात, ये मामला ये भी दिखाता है कि कैसे वो दावे जो अकादमिक दुनिया में शायद खारिज हो चुके हों, वो भी समाज में जिंदा रहते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। शायद इसलिए कि वो लोगों की भावनाओं से, उनकी पहचान से, किसी विश्वास से जुड़ जाते हैं, भले ही सबूत ना हो। सही बात है। तो ये सिर्फ इस एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये आज के इस इन्फॉर्मेशन के दौर में हमें चीजों को क्रिटिकली देखने की जरूरत पर जोर देती है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जब फिल्म मेकर्स ऐसे विवादित ऐतिहासिक मुद्दे उठाते हैं जिनके समाज पर, खासकर सांप्रदायिक तौर पर गंभीर असर पड़ सकते हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? और हम ऑडियंस के तौर पर कैसे फर्क करें कि फिल्म में दिखाया गया इतिहास वाकई रिसर्च पर आधारित है या फिर किसी खास नैरेटिव को गढ़ने के लिए कहानी का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बारीक लाइन कैसे पहचानी जाए?